आज के मुख्य समाचार। नोफल संस्था मीडिया से हुई रूबरू। रोहतांग में गिरे बर्फ के फाहे। केशव चौहान शिमला में मीडिया से हुए रूबरू। प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक। धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को होंगे आईपीएल मैच। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से आर्थिकी पर संकट। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। शिमला में नोफल संस्था मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह हमारी एक सकारात्मक पहल है। नोफल संस्था जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी है। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब मीडिया से इस तरह के प्रयासों की बात होती है तो ऐसे संस्था के कार्यों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। मेरा नाम मैं पूनम नेगी, नोफल एक उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट की महामंत्री। आप सभी जानते हैं कि नोफल संस्था लोगों की सहायता के लिए काम करती है। जैसे कैंसर पेशेंट और उनके तीमारदारों को रहने के लिए सुविधाएं हैं। गुरुद्वारा पीजीआई जहां लगभग 4,000 पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को रहने की व्यवस्था है, वहीं 10 से 15,000 लोगों को 24 घंटे लंगर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। 4,000 से ऊपर बेटियों की शादी संस्था द्वारा कराई जा चुकी है। 84 महिलाओं को सिलाई मशीन रोजगार के लिए लेकर दे चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में 7 सरकारी स्कूल गोद लिए हैं, जिसमें बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म और उनको जरूरत की चीजें मुहैया करवाई जाती है। वहीं 2020 कोरोना काल की बात करें तो लगभग 2000 से ऊपर परिवारों को राशन दिया गया। वहीं माल रोड पर चलने वाली 17 गोड़ियों को और उनके मालिकों को परिवारों को संस्था ने 1.5 साल तक गोद लिया। आपदा के समय में प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में मदद करती है। चाहे वो 2014 तांगनू गांव की बात करें तो जहां 68 घर जलकर राख हो चुके थे, वहां संस्था द्वारा खाद्य सामग्री और राहत सामग्री पहुंचाई गई। वहीं 2017 में इसी तरह दुखद हादसा पुजारली गांव में भी हुआ, जहां 7 घर जलकर राख हो गए थे। सबसे बड़ा दुखद हादसा अगस्त के महीने में, जहां शिव बावड़ी बंगाला बगीचा में हादसा हुआ था, तब नोफल संस्था द्वारा राहत शिविर चलाया गया। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीमों को भोजन मुहैया करवाया गया। साथ में मृतकों के लिए एम्बुलेंस की सेवा भी दी गई और जरूरतमंदों के लिए फ्री शव वाहन सुविधा चलाई गई। रोहतांग समेत प्रदेश के कई ऊंची चोटियों पर रविवार को बर्फ के फाहे गिरे। हालांकि शिमला, धर्मशाला समेत कई स्थानों पर दिन भर बादल छाए रहे। इससे ठंड भी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 19 और 20 फरवरी को हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। 17 फरवरी को मौसम के शुष्क रहने के आसार है। हालांकि 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र की ओर आएगा। रविवार को रोहतांग, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बादल छाए रहे। लाहौल में 14 सड़कें बंद रही। अटल टनल रोहतांग से होकर छोटे वाहनों की आवाजाही जारी रही। केलांग, मनाली, कुल्लू के बीच अटल टनल रोहतांग के रास्ते एचआरटीसी की बस सेवा में मौसम बाधा बना रहा। ताबू में न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ऊना, बिलासपुर, मंडी, चंबा, सोलन और सिरमौर में यह 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू के बीच उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यह -3 से -7 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहा। कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री अधिकतम रहा। वहीं दूसरी ओर किसान और बागवान बारिश की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। बारिश न होने से किसान और बागवान परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज शिमला में भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2027 के चुनावों में शिमला की तीनों सीटों पर उन्होंने जीत का दावा किया है। यह बयान भाजपा के आगामी चुनावी रणनीति और विश्वास का प्रतीक हो सकता है, जिसमें वे अपने पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद देता हूँ और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि
उनकी जो अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार जिला शिमला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और आज के समय में हम तीनों सीटें नहीं जीत पाए, तो हमारा मकसद रहेगा कि हम अगला जो 2027 का हमारा चुनाव होगा, हम जिला शिमला की तीनों सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे और उसके लिए संगठन में जिस प्रकार का भी काम करना पड़ेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अगली 2027 का चुनाव जिला शिमला की तीनों सीटों पर जीतें। मैं कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो सरकार है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है प्रदेश के अंदर, वो हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। इनकी जो सरकार है वो सिर्फ अपने मित्रों को बेनिफिट देने के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रदेश के अंदर, ये नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि वो केंद्र में जाके रुकवा रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में प्रदेश में जो विकास नजर आ रहा है, जो भी काम हो रहे हैं, वो सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के काम हो रहे हैं। आप यहाँ पे शिमला में अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। बड़े बड़े अगर हम कामों की बात करें, अभी ये तो उद्घाटन के लिए लड़ रहे हैं, काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और लड़ाइयां ये उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने टनल भारतीय जनता पार्टी के समय में ये टनल बनी और दोनों छोर इसके मिल गए थे, सिर्फ उद्घाटन करने के लिए गए। ढली में बस स्टैंड का निर्माण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा जो भी अभी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आप चाहे शिमला मटौर हाईवे 4 लेन का काम चल रहा है, कालका शिमला 4 लेन का काम चल रहा है, और धर्मशाला के लिए सड़क बन रही है, सारी जो ये 4 लेन जो टनल्स बन रही है, सड़कें बन रही है, जो भी विकास के काम है वो केंद्रीय बजट से काम हो रहा है। और वो जयराम जी अगर केंद्र में जाते हैं तो इन्हीं कामों को लेकर जाते हैं और प्रदेश ये अपना बता दे। इन्होंने तो उल्टा ये तो लगभग 2000 के आसपास के इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए। ये बात करते हैं रोजगार की फील्ड में ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जीरो पे है। अभी कल परसों इनका बयान आ रहा था कि हम 35,000 नौकरियां दे दी, 45,000 नौकरियां और देंगे। अब हम लोगों को, आम जनता की नजरों में तो कोई नौकरियां नजर आई नहीं। अगर हम 1-2 नौकरियों को छोड़ दें, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, वो आप सब जानते हैं, तो ये तो सिर्फ इन्होंने तो नौकरियों से निकालने का काम किया है। लगभग 10,000 के करीब इन्होंने नौकरियां छीनी है। उसके अलावा इन्होंने अभी ये 45,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में इन्होंने लगभग 7,000 पद जो थे वो खत्म कर दिए। इस प्रकार का जो सरकार का रवैया है, और ट्रेजरी कितने टाइम से बंद है, ठेकेदारों की हालत खराब है, आम जनमानस जो विकास के काम हो रहे हैं वो सारे ठप पड़े हैं। तो इनको, इस सरकार को तो मुझे लगता है कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन कामों को लेके, जिन गारंटियों को, 10 गारंटियों को लेके ये सत्ता में आए थे। आज शिमला में प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस बैठक में 2025 और 26 के बजट के संदर्भ में विस्तृत चर्चा भी की गई। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, एक विकसित भारत का, और हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आगामी बजट में इस सपने को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए जाएंगे। कल शिमला में इस बजट पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें हम और अधिक विस्तार से बजट की विशेषताएं, प्राथमिकताएं और योजनाएं साझा करेंगे। हमें विश्वास है कि यह बजट न केवल राज्य बल्कि देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे यहाँ प्रदेश कार्यालय में शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ है। विशेष रूप से आज की बैठक अपने अगले कल यानी 18 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हमारे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी आएंगे। उनके आने का जो विशेष आयोजन है, अपना केंद्र की अपनी सरकार ने जो 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन है और उसके साथ साथ शिमला में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन है।
जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रेस को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद संगोष्ठी में अपना वक्तव्य भी रखेंगे। विशेष रूप से केंद्र की अपनी सरकार ने जो 2025-26 का जो बजट रखा है, विशेष रूप से देश भर के सामान्य जन को उस बजट में क्या क्या लाभ मिले हैं और इस बजट के कारण आदरणीय मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, उस सपने की दृष्टि से इस बजट में क्या क्या प्रमुख बातें आई है, किन किन बातों का उल्लेख इस बजट में है, इस प्रकार की बातचीत पत्रकारों से भी करेंगे। और यहाँ शिमला के जो प्रबुद्ध जन हैं, प्रबुद्ध जन को इस बजट में क्या क्या लाभ मिला है, इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का भाषण प्रबुद्ध जन गोष्ठी में रवनीत सिंह बिट्टू जी का कल रहने वाला है। उसी की तैयारी की दृष्टि से आज अपने इस शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ बुलाई थी और विशेष रूप से रवनीत बिट्टू जी के आने का जो एक विशेष रूप से कल के कार्यक्रम के लिए जो उनके आने का एक विशेष महत्व है, उसकी दृष्टि से शिमला जिला के कार्यकर्ता उसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी की दृष्टि से जो अलग अलग विषय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए है, ऐसी सारी योजना आज इस बैठक में बनाई गई। धर्मशाला में 4 और 8 और 11 मई को आईपीएल मैच आयोजित होंगे। यह स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक खबर है। धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक शानदार स्तर साबित होता है। इन मैचों से न सिर्फ खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, बल्कि दर्शकों को भी उच्च स्तर के क्रिकेट का आनंद लेने का मौका मिलता है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को पंजाब किंग्स की टीम लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेलेगी। 2 मैच शाम 7:30 बजे होंगे, वहीं एक मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। BCCI ने IPL के 18वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 3 मैच प्रस्तावित है। धर्मशाला में पंजाब किंग्स की टीम 3 मैच खेलेगी। इस दौरान धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला 4 मई को 7:30 बजे लखनऊ के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के साथ शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स की टीम का तीसरा मुकाबला 11 मई को दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। IPL ने रविवार को साल 2025 के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस साल कुल 74 मैच खेले जाएंगे। यह मामला चिंताजनक बन चुका है, जहां जल शक्ति और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को कुछ साल पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए एक गंभीर समस्या है, बल्कि उनके परिवारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान की देरी से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और यह उनकी कार्य क्षमता और मनोबल को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर कर्मचारी संघ या संबंधित विभाग से बातचीत की जाती है ताकि समस्या का समाधान हो, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज की पत्रकार वार्ता हम कर रहे हैं। आज हमारी जो है ये जो पंचायती राज विभाग और जल शक्ति विभाग ने कोलैबोरेशन में कुछ कर्मचारी भर्ती किए थे। ये कुछ पॉलिसी बनी थी आज से लगभग 12-15 साल पहले, जिनको जल रक्षक या वाटर गार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे जो ठियोग का जल शक्ति जो मंडल है मतियाना, इसमें ये 48 लोग जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत छोटी तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं, जिसको मात्र ये 5300 पे काम करते हैं। और इनका जो काम के घंटे है उसका कोई हिसाब नहीं है, जो काम के दिन है उसका कोई हिसाब नहीं है। और ये जो श्रम कानून है, श्रम कानूनों का ये खुला उल्लंघन जो है, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार और जल शक्ति विभाग जो है ये कर रहा है। कैसे कर रहा है कि एक जो 8 घंटे से ज्यादा काम, अभी तक जो श्रम कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं उसमें 8 घंटे से ज्यादा काम आप ले नहीं सकते किसी कर्मचारी से। और ये कर्मचारी सुबह के 8 से लेकर कई बार शाम के 8 बजे तक काम करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि रविवार का जो दिन है वो छुट्टी पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रविवार को छुट्टी होती है। इनको छुट्टी भी कोई नहीं मिलती। ये अगर 30 का महीना है तो 30 दिन काम पे, 31 का महीना है तो 31 दिन ये लोग काम पे हैं। ये श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है।
और तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आई है? तीसरी सबसे बड़ी समस्या आई है कि 5300 रुपये आप तनख्वाह देते हैं और अब इनका ये तीसरा महीना है जो 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिल पाया है। ये बहुत दुख की बात है और मुझे लगता है कि ये प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि आप एक तो हमारे बेरोजगार नौजवानों का जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं आप अच्छी तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है इस प्रदेश की सरकार के लिए कि 3 महीने आप मात्र 5300 रुपए की जो तनख्वाह है वो अपने कर्मचारियों को दे नहीं पा रहे हैं। और ये कैसे अपने परिवार का गुजारा करते होंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई बीमार हो जाए, कोई फेस्टिवल हो, कोई दूसरी बात हो। और अभी तो आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में और हिमाचल में शिवरात्रि का जो उत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और 26 तारीख को शिवरात्रि है। आज ये 17 तारीख होगी, 9 दिन बाकी बचे। इन्होंने घर में खरीदारी करनी है, जो दूसरे और काम होते हैं वो करने हैं और इनके पास अभी 3 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला। कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने आज सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में असफल रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में भारी असंतोष है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों से जुड़े मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कर्मचारी आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों के लंबित मुद्दों का समाधान करे। आते हैं और हम आपको तकलीफ देते रहते हैं। आप इस बात को देखिए कि हिमाचल सचिवालय के अंदर भारी घपले हो रहे हैं, भारी से भारी घपले हो रहे हैं और सुखविंदर सुक्खू की सरकार कहती है कि आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट कर्मचारी और पेंशनों के लिए है। इनको कुछ नहीं देना, ना एरियर देना, ना डीए देना, ना मेडिकल रिवर्समेंट देना, ना डीए का एरियर देना और अपने लिए ये जो है खर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि सुखविंदर सुक्खू का जो कार्यालय है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, आप उसमें देखिए कि 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 19 करोड़ का जो बजट है वो सरकार ने अलॉट किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के दफ्तर को सजाने के लिए, ताकि वहाँ जो है वो, क्योंकि पहले ठीक नहीं था। आप तो पहले तो चीफ मिनिस्टर बैठे वहाँ और सब लोग जो है वहाँ बैठे, उन्होंने तो कोई इतना खर्चा नहीं किया। ये इतना खर्चा क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है? और मैंने तो आज ये सुना है कि जो एलर्जी नीचे बिल्डिंग है उसके नीचे जो क्लास 4 के जो मकान है उनको हटाने के लिए भी आज नोटिस जारी कर दिया गया कि वो खाली कर दिए जाए ताकि वहाँ हेलीपैड बन सके। क्या ठाठ है सुखविंदर सुक्खू के। बात यह कि ये सोचता है कि मैं आज जीवन भर ही मुख्यमंत्री रहूं। ये नहीं पता कल को मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने वाली है और मुख्यमंत्री बनने वाला है। उसके अलावा आप देखिए कि मतलब गोमा जो मंत्री है, उसके बाद देखिए अनिरुद्ध जी हैं, उनके दफ्तरों के हाल देखो आप। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा, 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मतलब मंत्रियों के कोठियों पे आप देखो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एमएलओ के जो फ्लैट्स है उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके लिए पैसा है, बाकी कर्मचारियों के लिए पैसा देने के लिए नहीं है। उसके लिए आर्थिक संकट है। और पेट्रोल पे इन्होंने पेट्रोल डीजल पे इन्होंने जो है करोड़ों रुपए खर्चा इन 2 सालों में। गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे दौड़ रही है, स्क्वाड दौड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज देखिए सुखविंदर सुक्खू अपने लिए बड़े चतुर मुख्यमंत्री समझते हैं। ये इन्होंने आज जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य, इसको भी सख्ते में डाल दिया। अरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी चाहिए थी वो विक्रमादित्य से क्यों करवाई? क्या कारण था? आर्मडेल बिल्डिंग में जहाँ मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मंत्री तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं वहाँ, वो तो अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और विक्रमादित्य से आपने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने उनको चार्टर दिया कि हमने 43,000 नौकरियां देगी। बताइए आप, श्वेत पत्र निकालिए कल, आप कहाँ दिया आपने 43,000 नौकरियां? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। और ये प्रदेश की जनता जानती है कि आप मूर्ख बनाते हैं, आप ठग हैं इस प्रदेश के। आप बताइए 43,000 नौकरियां कहाँ दी आपने? वो विक्रमादित्य से करा दिया, क्योंकि वो शरीफ है बेचारा। उन्हें सुन लिया कि चलो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो बोल लेते हैं। तो जितना भी हर डिपार्टमेंट का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री देते हैं, कोई मंत्री नहीं देता है। ये पहली बार हुआ ऐसा कि जो है आपने स्पोक्समैन बना दिया विक्रमादित्य को। वो शरीफ है,
और शराफत का आप नाजायज फायदा उठाते हैं। वो पॉपुलर भी है, दिल्ली से वो पैसा लाता है। आप गडकरी से उन्हें सड़क के लिए करोड़ों अरबों रुपए ले आए, वो आपने डाइवर्ट कर दिए। सड़कों पर काम वैसे ठप पड़ा है, ठेकेदारों की पेमेंट्स नहीं हो रही है। और दूसरा आप देखिए कि विक्रमादित्य साहब ने ये कहला दिया कि मतलब जो है काम ठीक चला हुआ है सारा। कहाँ काम ठीक चला हुआ है? आप देखिए कि जितना पैसा विक्रमादित्य दिल्ली से लाए वो आपने कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनों के लिए लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि विक्रमादित्य जी आप इसकी बातों में ना आए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है हिल रही है, तभी वो आपके पीछे भाग रहा है कि विक्रमादित्य को मना लो, दूसरे मंत्रियों को मना लो। परंतु मुझे जो सूचना मिली है 23-24 MLA ने हाईकमान को लिख के दे दिया है कि अगर सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे तो अगली बार जो है हम चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। दिल्ली की तरह यहाँ भी जो है जीरो ही हो जाएगा। दिल्ली तो फिर भी चलो केजरीवाल ने 22 सीटें जीती हैं, पर यहाँ तो जीरो हो जाएगा। कौन वोट देगा इनको? हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों से, युवा बेरोजगारों से जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है और सत्ता से उसको हटा दिया जाता है। आप देखिए कि जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, आप इस बात को देखो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने महापंचायत करी वहाँ हमीरपुर में, और नदौन के एक कर्मचारी नेता को सस्पेंड कर दिया। और इसके अलावा आप देखिए कि मतलब जो है 700 पोस्टें खत्म कर दी, 80 ड्राइवर निकाल दिए। मतलब हालात खराब है। लोग बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग, है जी। और दूसरा सचिवालय के कर्मचारियों ने जो है क्या नाम वहाँ पर रैलियाँ करी, उनको प्रिविलेज मोशन वो भेज दिया उन्होंने सचिवालय ने विधानसभा सचिवालय के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? जो बोलते ये देश आज़ाद है, सबको बोलने का अधिकार है। आप इन अधिकारों पे आप जो है अपना डंडा क्यों चला रहे हैं? ये भारी पड़ेगा सुखविंदर सुक्खू जी।